नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 11 के बारे में। इससे पहले हम आपको 10 क्लासें दे चुके हैं। प्रतिदिन आपको ये क्लास लगातार आपको मिल रही है। इस क्लास में हम आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान का राजनीतिक विज्ञान, उसी के साथ में आर्थिक समीक्षा, करंट और बजट से जुड़े हुए प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं। और इन्हीं के साथ में हम आपको अभी तक शिक्षा द्वार चैनल पे राजस्थान जियोग्राफी, जिनकी आपको प्ले लिस्ट भी बना के दे दी गई है। इसी के साथ में राजस्थान का बजट, वन रिपोर्ट और एक हमारी योजनाओं की जो सीरीज आई थी उसको भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। और पिछले ही दिनों में आपको महाराणा सांगा पे क्लास मिली है और आने वाले दिनों में सेकंड ग्रेड के जितने भी टॉपिक है हिस्ट्री से संबंधित, कला व संस्कृति से संबंधित, वो सारे आपको करवाए जाएंगे। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 11। और जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 पे। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो 1 नंबर ऑप्शन है ACL कार्लाइल, HD सांकलिया, BB लालिया, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो याद रखिएगा क्या बात कर रहे हैं, 1861 की बात करें और भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करें। किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना करते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। अब बात करते हैं हम किसकी? राजस्थान के। तो 1871 में, कब की बात कर रहे हैं? 1871 के अंदर किन्होंने की? तो उनका नाम था ACL कार्लाइल। तो याद रखिएगा किसकी बात करते हैं? ACL कार्लाइल की। और एक और बात याद रखिएगा, इसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया गया। तो वो किया गया 1902 में। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये पूरी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और यही AC कार्लाइल थे जिन्होंने कहा था, जिन्होंने सूचना दी थी कि दौसा के अंदर या दौसा क्षेत्र के अंदर कठोर पाषाण, किसकी बात हो रही है? कठोर पाषाण की बात हो रही है और मानव अस्थियों की बात हो रही है। इसकी सूचना किसने दी? तो इन्होंने दी थी, ACL कार्लाइल ने ही दी थी कि दौसा के अंदर कठोर पाषाण व मानव अस्थियां पाई गई है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? MR मुगल का, ओरल स्टेन का, हरमन गोइट्स का या VN अशोक का? तो याद रखिएगा किसका कार्य था? तो ओरल स्टेन का कार्य था। तो हुआ कुछ इस प्रकार था कि इनको बुलाया गया। और इनको किस लिए बुलाया गया? तो इनको बुलाया गया सरस्वती नदी की खोज के लिए। तो इन्होंने ये क्यों आए, किस कारण से आए? ये इनका मानना था कि जो हमारी सरस्वती रिवर है, जो हमारी सरस्वती नदी है, ये वैदिक कालीन है। क्या है? वैदिक कालीन है। और इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की कारण ही हमारी सरस्वती जो नदी थी इसको आज घग्गर के रूप में लोकप्रियता मिली है। इन्हीं का मानना था कि सरस्वती का ही जो अभी नया रूप है उसी को कहते हैं घग्गर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा को, वो कहा है दशरथ शर्मा ने। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में डिडकर शैलकला पुरस्स्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर या बूंदी? तो याद रखिएगा कहाँ पे है? अलवर। और यहीं पे मिले हैं 7000 वर्ष पुराने, किसकी बात कर रहे हैं? शैल चित्रों की बात की जा रही है। तो यही प्राप्त हुए हमें 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? डिडकर शैलकला पुरस्स्थल पर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि एम अत्री ने, केवल महेश ने, कवि अत्री व महेश ने, कवि एम महेश ने?
तो किसने की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना? तो याद रखिएगा कवि अत्रि व महस ने। और ये कवि जो अत्रि थे, किसकी बात कर रहे हैं? कवि अत्रि की बात कर रहे हैं। इनका निधन हो जाता है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करते होते हैं, इनका क्या हो जाता है? निधन। फिर इनके पुत्र जो आते हैं महेश, उन्होंने इसका कार्य पूरा किया। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके अंदर राणा कुंभा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा राणा कुंभा से संबंधित है ये वाला। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और अगर इसकी तारीख पूछी जाए तो 3 दिसंबर 1460 विक्रमी संवत 1517। तो ये वाली पूरी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो बताइएगा किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गटियाला अभिलेख में, जोधपुर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में या दौलतपुर अभिलेख में? तो याद रखिएगा किस अभिलेख में कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख के अंदर। और ये किसकी देन है? किसने कार्य किया था इस पे? तो महिर भोज ने। वैसे तो इस पे कोई तारीख अंकित नहीं है, पर मान्यता है 880 ईस्वी के लगभग। और इसके जो लेखक थे उनका नाम था बाला द्वितीय। और इसके अंदर गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली का वर्णन है, याद रखिएगा। और इसी के साथ में इनकी उपलब्धियों का भी वर्णन कहाँ मिलता है? हमें ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिलता है। और इसी के अंदर कहा गया है कि गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज में माना जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निम्नलिखित प्रशस्तियों को उनके समय अनुसार सुमेलित कीजिए। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ पे है? रणकपुर प्रशस्ति तो पाली के अंदर है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। वहीं राज प्रशस्ति सभी को पता है, राजसमंद के अंदर। बीकानेर प्रशस्ति कहाँ पे? जूनागढ़ की बात हो रही है बीकानेर प्रशस्ति के लिए। इनका समय कालक्रम दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है। तो रणकपुर की बात की जाए तो 1439 ईस्वी के अंदर। तो देखिए 1 नंबर 1460, 1594, 3 नंबर तो 1 का 3 होगा। देखिएगा ए में 3 वाले रखो, बाकी काट दो। 1 नंबर रखिए, 2 को काट दीजिए, 3 को काट दीजिए, 4 को। तो 1 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो रणकपुर प्रशस्ति कहाँ? पाली में। कब? 1439 को। वहीं बात करें कुंभलगढ़ प्रशस्ति की तो इसकी जो आपको काल मिलेगा 1460 मिलेगा। वहीं बात करें राज प्रशस्ति की तो 1676 मिलेगा। और बीकानेर की बात करें तो 1594 मिलेगा। एक एक चीज को कॉपी में लिखते हुए चलिएगा, एकदम आसान हो जाएगा पढ़ना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। याद रखिएगा जो राजस्थान में हमें प्राचीन सिक्के मिले हैं, जो सबसे प्राचीन सिक्के मिले हैं, उनको कहते थे आहत सिक्के। क्या कहते हैं? आहत सिक्के। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा, आहत सिक्के। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। सुमेलित नहीं है तो पहला है बादल विलास जैसलमेर। अब है ना कुछ बात याद रखिएगा, बादल विलास जैसलमेर में भी है, इसके साथ में राजसमंद में भी है। कौन सा? बादल महल की बात हो रही है। सवाई माधोपुर में भी है। और कहां पे है? तो जयपुर के अंदर भी है और डूंगरपुर के अंदर भी है। किसकी बात हो रही है? बादल विलास और बादल महल की बात कर रहे हैं। तो 1 नंबर तो बिल्कुल सही होगा। लालगढ़ महल बीकानेर बिल्कुल सही। जूना महल डूंगरपुर ये भी सही। फूल सागर महल उदयपुर नहीं जी, फूल सागर महल उदयपुर में नहीं बल्कि कहां पे है? बूंदी के अंदर है। तो याद रखिएगा कहां पे है? बूंदी के अंदर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थम्बिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं? एक थम्बिया महल की बात कर रहे हैं।
मान लीजिए वो है, ये है हमारा एक थंबिया महल। किसकी बात होगी? एक थंबिया महल मान लीजिएगा। और ये है हमारा एक थंबिया महल। इसके चारों ओर की बात करें तो देखिएगा, हम सबसे पहले उत्तर की बात कर ले तो यहां कर लो विजय निवास। किसकी? विजय निवास की बात हो रही है, विजय महल की बात हो रही है। फिर विजय के बाद में कर लो उदय की, उदय के बाद में बात कर लो किसकी? खुमान की। और खुमान के बाद बात कर लो किसकी? लक्ष्मण की। तो ये सारे हैं एक थंबिया महल के चारों ओर। तो देखिए विजय निवास बिल्कुल है जी, उदय निवास, विलास ये भी है, हुकुम निवास नहीं है। कौन सा नहीं है? यही प्रश्न था। तो हुकुम निवास नहीं है, खुमान निवास भी है। तो ये बात हमने कर ली किसके बारे में? एक थंबिया महल के बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी। पहली बात तो क्लियर कि नौलखा बावड़ी कहां पे है? डूंगरपुर में भी। 1586 में किसने बनवाई? तो याद रखिएगा किसने बनवाई थी? प्रिमल देवी ने, कर्णावती ने, लाड कंवर ने, उत्तम मध्य ने। तो किसने बनवाई थी? तो याद रखिएगा डूंगरपुर के रावल थे, महारावल थे, जिनका नाम था आसकरण। और आसकरण की पत्नी का नाम था प्रिमल देवी। तो ये रही बिल्कुल सामने प्रिमल देवी। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? एक नंबर देखिएगा, सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर, या रानी जी की बावड़ी, या महिला बाग झालरा जोधपुर को किसको कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल। तो याद रखिएगा किसको कहते हैं? बाटूड़ा का कुएं को कहते हैं। और यहीं पर ये एक कुआं है, देखने लायक कुआं है। किससे बना? तो संगमरमर से बना है। किससे? संगमरमर से बना हुआ एक कुआं है। क्या खासियत है? तो आधुनिक काल का पाषाण कला में बना ये कुआं है और ये देखने लायक है, दर्शनीय स्थल भी है। तो कौन सा? बाटूड़ा का कुआं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13, रेगिस्तानी चित्रकला। अरे नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया होगा। रेगिस्तानी नहीं, राजस्थानी बात हो रही है। इतनी तो आप समझ ही सकते हो। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? प्रश्न आया था वीडियो प्री के अंदर। पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने, आनंद कुमार स्वामी ने, सौभागमल गहलोत ने, या श्री राय कृष्ण दास जी ने। तो किसने किया था? तो याद रखिएगा आनंद कुमार स्वामी ने किया था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन भी इन्होंने किया और प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसको जाता है? आनंद कुमार स्वामी को ही जाता है। और इन्होंने किससे हमें पता लगता है? तो इनकी एक पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स, और उसके अंदर सर्वप्रथम ये इसको प्रकाश में लाए। किसको? राजस्थानी चित्रकला को। और बात कर ली जाए आधुनिक काल की, किसकी? आधुनिक चित्रकला की बात कर ली जाए तो किसको श्रेय जाएगा? तो कुंदन लाल को श्रेय जाता है। याद रखिएगा कुंदन लाल मिस्त्री जी को श्रेय जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडीदास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी या नाथ द्वारा। तो याद रखिएगा इन सभी का संबंध रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, लाडीदास, बदन सिंह, सीताराम, नानकराम, रामनाथ जोशी, अमरचंद, इन सभी का संबंध किससे है? तो किशनगढ़ शैली से है। और सबसे ज्यादा विस्तार कब हुआ? तो सावंत सिंह के टाइम में हुआ। और इसी को ही दूसरा नाम है नागरी दास। और अब जब किशनगढ़ शैली की बात हो गई तो बनी ठनी का तो जिक्र जरूर होगा। किसकी बात कर रहे हैं? बनी ठनी की बात कर रहे हैं। और बनी ठनी का जो बनी ठनी को बनाने वाले थे तो कौन थे इसके रचनाकार? और किसकी बात कर रहे थे हम? इसके चित्रकारता की बात कर रहे थे। तो वो कौन थे बनी ठनी के? मोर ध्वज निहाल चंद। किसकी बात हो रही है? मोर ध्वज निहाल चंद की बात हो रही है। और एक बात और याद रखिएगा, सावंत सिंह के टाइम, ये नागरी दास के टाइम जो हमारी किशनगढ़ शैली थी ये चरम सीमा पर थी। और इसको कह सकते हैं स्वर्ण काल के रूप में, कि स्वर्ण काल किसके समय? किशनगढ़ शैली का। तो सावंत सिंह के काल में।
और इसी बनी ठनी पर 1973 में लगी क्या, डाक टिकट। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है, डाक टिकट की भी बात हमने कर ली और किशनगढ़ शैली की बात कर ली। और याद रखिएगा आजकल ये चित्रकार पूछे जाते हैं, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, लाडीदास। इसके साथ में और याद रख लीजिएगा आप अमरचंद, किसकी बात होगी, अमरचंद। एक याद रखिएगा मोर ध्वज निहाल चंद, और याद रखिएगा बदन सिंह, किसको, बदन सिंह। ऐसे बहुत सारे हैं परंतु आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। एक और याद रख लीजिएगा, किसका नाम, नानक राम का। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था, मतलब किसके काल में था। तो राणा कुंभा का शासनकाल, नहीं, राजा सावंत का शासनकाल, बिल्कुल यही पीछे भी आपको बताया, राजा सावंत। इन्हीं का दूसरा नाम क्या था, नागरी दास था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। 1973 में भारत सरकार के द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया। तो अभी हमने पीछे बात की थी, कब, 1973 की बात की थी। किसकी बात की थी, तो बनी ठनी की बात की थी। और ये इस पे कितना, तो 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। और बनी ठनी को प्रकाश में लाने का या प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, तो एरिक डिक्सन को जाता है। और इन्होंने ही कहा था क्या, कि इसे कहते हैं भारतीय इतिहास का मोनालिसा, भारतीय इतिहास का मोनालिसा। किसने कहा, बहुत बार पेपरों में इस प्रकार का प्रश्न बना है, तो एरिक डिक्सन ने कहा। और अगर पूछ लिया जाए प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो एरिक डिक्सन। और एक नाम और आएगा, उसका नाम था फयाज अली। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। और हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बनी ठनी होगा। तो देखिएगा, 12 मासा, पिछवाई, राग रागिनी, बनी ठनी, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा 2021 के अंदर की गई। और 2021 में कब की गई, तो अप्रैल के लास्ट के अंदर कोरोना बहुत ज्यादा हावी था। सेकंड वाला जो कोरोना था बहुत भयंकर था, इसके अंदर लोगों की मृत्यु हो रही थी। और तब ये एक योजना आती है, इसका क्या नाम था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। पहले इसका नाम क्या था, तो महात्मा गांधी बीमा योजना। पहले ये योजना चल रही थी किस नाम से, महात्मा गांधी बीमा योजना के नाम से। फिर बाद में 1 मई 2021 को इसका नाम बदल के कर दिया गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें डिस्चार्ज होने से, मतलब इसमें आप एडमिट होते हो उससे 5 दिन पहले से, कब से, एडमिट होने के 5 दिन पहले से, और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक इसके अंदर आपको दवाइयों का, आपको जांचों का फ्री निःशुल्क इलाज या निःशुल्क आपको वो मिलेगा, इलाज मिलेगा, आप कह सकते हो। जो उसके लिए जो खर्चा लगेगा वो खर्चा मिलेगा। इसके साथ में इसके अंदर 1597 प्रकार के पैकेज हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बीमारी जो पिछले कोरोना में चली, ब्लैक फंगस भी इसके अंदर है। और इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, तो जिनको NFSA के तहत राशन मिलता है, जो BPL में आते हैं, जो 2011 की जनगणना के अंदर आते हैं, और जो इसके अंदर नहीं आते तो वो 800 रुपए प्रति वर्ष देकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इस योजना की कब शुरुआत हुई, तो 1 मई 2021, 1 नंबर बिल्कुल सही होगा हमारा। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। नेहरू योजना, इंदिरा योजना, गार्गी योजना या अनुप्रति योजना। बिल्कुल अनुप्रति योजना किससे संबंधित है, तो निःशुल्क गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाने से संबंधित है। अगर इसमें आप UPSC पास करते हो तो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। वहीं आप RPSC या राजस्थान की कोई भी वैकेंसी जो बड़ी है PCS पास करते हो तो उसके अंदर आपको 50,000 रुपए तक मिलेंगे। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। देश की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग भी यही है। कौन सी, ये हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं। और ये कितने किलोमीटर तक लंबी है, तो 4.6 किलोमीटर तक लंबी है। किसका नाम क्या है, तो मानसी वाकल सुरंग। तो 1 नंबर ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, मानसी वाकल सुरंग राजस्थान के सबसे लंबे जल परिवहन सुरंग है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था, तो बताइए किस वर्ष था।
1874, 1853, 1893, 1899। तो याद रखिएगा अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल का माह था और 1874 का साल था। कहां से कहां तक? तो जयपुर से ये चली थी और आगरा के फोर्ट तक ये गई थी। कौन सी रेल की बात कर रहे हैं? पहली रेल की बात कर रहे हैं। तो 1874 एक नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? कौन सा हाईवे? NH 27 की बात करेंगे। ये किस पे पड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारे पे पड़ता है। अब बात करते हैं ये है कहां से कहां तक? तो याद रखिएगा पोरबंदर। और पोरबंदर है कहां पे? तो गुजरात के अंदर है। वहां से लेकर ये सिलचर, और ये सिलचर कहां पे है? तो असम के अंदर है, वहां तक ये लंबा फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसके अंदर 7 जिले आते हैं राजस्थान के। कौन से? पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करते हैं। पहले जिले की बात करें तो सिरोही, दूसरे की बात करें तो उदयपुर, तीसरे की बात करें तो चित्तौड़गढ़, चौथे की बात करें तो भीलवाड़ा, पांचवें की बात करें तो बूंदी, छठे की बात करें तो कोटार, वहीं सातवें की बात करें तो 12 जिला आता है। अब पूछा है कौन सा नहीं आता? तो सिरोही बिल्कुल आता है, भीलवाड़ा आता है, कोटा भी आता है, 12 भी आता है, पर झालावाड़ का कहीं नाम नहीं है। तो 4 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हमारा होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? इसी का दूसरा नाम है RSRTC। बहुत बार आपने ये वर्ड देखा होगा। इसका मतलब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1964 को। तो 1 नंबर ऑप्शन में हमें मिल गया 1964, बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? तो किन किन को किया गया है सोलर सिटी के रूप में चयन? तो याद रखिएगा सोलर सिटी के रूप में चयन किया गया है हमारे जयपुर का किया गया है, दूसरा जोधपुर का किया गया है, तीसरी बात करें तो अजमेर की करेंगे। तो देखो जयपुर जोधपुर जैसलमेर, जयपुर जोधपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर कोटा, जयपुर जोधपुर अजमेर, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा है कौन सी। तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, परंतु सुनामी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये तो कहां पे होती है? समुद्र के अंदर होती है। और कौन सी? तो पोताश्रय जो तरंगे होती है, किसकी बात कर रहे हैं? पोताश्रय तरंगों की बात कर रही है। और ये किससे उड़ती है? भूकंप से उड़ती है, ज्वालामुखी से उड़ती है, तो जल के नीचे भूस्खलन से उठती है। तो ये हमारे राजस्थान में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? 90, 40, 100 या 85? सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर होगा 85। तो समझ में आया कितने? राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं और टोटल भारत के अंदर 142। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिलों में अकाल प्रभावित हुए? वीडियो मेंस में इस प्रकार का प्रश्न उठा था। तो देखिएगा, बात कर लेते हैं कब की? 2020-21 की बात करेंगे, तो साथ में बात करेंगे 2021-22 की, और एक साल पहले की भी और बात करते हुए चलते हैं 19-20 की। तो देखिए पहले 19-20 में कितने जिले थे? तो 21 थे। 20-21 में कितने जिले थे? तो 6 थे। और 2021-22 में कितने जिले थे? तो याद रखिएगा 2021-22 के अंदर 10 जिले थे। और सर्वाधिक जिले पूछे जाएं तो किस वर्ष थे? तो 2002 और 3 के अंदर 32 जिलों के अंदर अकाल था। तो अब बात कर रहे थे 2020-21 की, तो 9 नहीं, 21 नहीं, 10 भी नहीं, 6 बिल्कुल सही होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 27 की कि क्या लिखा गया है? राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिएगा। इसका समय
काल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही बात। विधानसभा का समय कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, नहीं, इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल। आप एक एक एमएलए को चुनते हो, वो जाके बैठता है विधानसभा के अंदर। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, बिल्कुल है, राज्यपाल को इसका विघटन का अधिकार है। तो हमारा 1 सही, 3 सही, 4 सही। तो देखो 1 2 4 नहीं, 1 3 4 सही, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही और सटीक होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171। तो याद रखिएगा 169 के तहत विधान परिषद का क्या गठन है, और सदस्य किसके अंदर? तो 171 के अंदर। और याद रखिएगा राजस्थान की विधानसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? तो 200 सदस्य होंगे। और कितने सदस्य पूरे होने चाहिए? 171 की बातें हो रहे हैं, कितने सदस्य होने चाहिए? तो 1/3 सदस्य होने चाहिए, मतलब 66 सदस्य एट अ टाइम प्रेजेंट होने चाहिए। परंतु एक बात याद रखिएगा, 40 से कम विधानसभा नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आर्य, शांतिलाल चपोलत या परसराम मदेरणा। तो याद रखिएगा प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं पूनम चंद बिश्नोई। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। 30 कहता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही। उसके पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है, बिल्कुल सही। वह अपना त्याग पत्र मुख्य न्यायमूर्ति को देता है, नहीं, एक ये बात गलत है। ये किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। 1 व 2 सही, 1 नंबर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कार्य किस योजना में करवाया जाएगा? बहुत बार बात कर चुके हैं इस योजना के बारे में, योजनाओं की क्लासों में बहुत बार कर चुके हैं। पहली बात, वित्त पोषित कौन करता है उस योजना को, जिसकी बात करेंगे वो पहली बात योजना देख लो। तो वो योजना है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। 1 नंबर ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका ही दूसरा नाम है रेगिस्तान क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। और इसके अंदर वित्त पोषित कौन करेगा? तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा। और इसकी एक और बात कर लेते हैं, तो इसमें लाभान्वित क्या होगा? तो पश्चिम राजस्थान होगा। और उसके अंदर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर का 114 किलोमीटर का एरिया रिलाइनिंग होगी, जीर्णोद्धार होगा, विकास का कार्य भी होगा। अगली बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। दोबारा रिपीट हो चुका है ये वाला प्रश्न भी। बेड़ा का नाका सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो किस में है? खेरवाड़ा, उदयपुर, बिलाड़ा, जोधपुर, छाबड़ा 12 में या मनोहर थाना झालावाड़ में? तो बताओ कहां पे है? छबड़ा 12 में है, बिलाड़ा जोधपुर में है या खेरवाड़ा उदयपुर में है? तो याद रखिएगा खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना कहां की जाएगी? 7.5 करोड़ का इसके अंदर प्रावधान किया गया बजट 2022-23 के अंदर। और कहां पे किया जाएगा? तो याद रखिएगा भरतपुर के अंदर किया जाएगा। तो सिक्कर ऑप्शन नहीं, 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन के में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा? 2021-22 की बात कर रहे हैं और कौन सी दरों की बात कर रहे हैं? तो प्रचलित मूल्यों की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? तो 2021-22 की बात कर रहे हैं पहली बार। वही बात कर लेना आप एक इसके साथ में 2020-21 की पहली बात कर लो। सेवा क्षेत्र में 2021-22 में तो रहा 45.10, वही रहा 2020-21 में 45.60%। तो कम हुआ, देखा। वही बात करें अब उद्योग की बात करें तो अब की बार रहा 24.67, पिछले बार था 23.42। तो उद्योग के अंदर क्या हुई? बढ़ोतरी। वही बात करें कृषि की तो अब है 30.23 और पिछले बार थी 30.98, इसके अंदर भी कमी आई है। हमें से पूछा गया है किसके बारे में? उद्योग क्षेत्र के बारे में।
तो उद्योग क्षेत्र में कितना 30.23 किसकी बात कर ली, कृषि की, 45.10 किसकी, सेवा क्षेत्र की। वहीं उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 24.67 बिल्कुल यही सही होगा। और 20-21 में कितना, तो 23.42%। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 11.96 लाख करोड़ रहा। बिल्कुल सही है। 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, ये बात भी सही है। अब बात करते हैं 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक रहा। बिल्कुल ये देख लो, सेवा क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक रहा ना, बिल्कुल रहा। 4 नंबर ऑप्शन की बात करें तो 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राज्य की जीएसडीपी में 11.04 की वृद्धि देखने को मिली। और अनुमान कितना किया इसमें 11.04 का, बिल्कुल सही। चारों के चारों कथन एकदम सही है। तो देखो केवल 1 व 4 नहीं, केवल 3 नहीं, कोई भी कथन सत्य नहीं, ये भी नहीं, सभी कथन सत्य है। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो बताओ जी। 2000 किसकी बात हो रही है, 21-22 की बात हो रही है। प्रचलित कीमतों की बात हो रही है तो बताइए, और स्थिर कीमतों की बात हो रही है तो पहले स्थिर कीमत को देख लेते हैं और साथ में प्रचलित कीमत भी देखते हुए चलेंगे। तो बताइए कितनी कितनी थी 2021-22 में, वही बात कर लेते हैं हमारी 2020 और 21 के अंदर। तो देखिएगा 2021-22 में स्थिर कीमतों पर कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है, 81,231 है। वही बात करें 2020-21 में कितनी थी, तो 74,009। और प्रचलित कीमतों पर बात याद कर रखिएगा 35,218। वही बात करें प्रचलित कीमतों पर 2020-21 की तो 1,15,933। तो ये पूरी की पूरी बात अच्छे से याद रखिएगा। किसका पूछा, स्थिर कीमतों पर पूछा, राज्य के प्रति व्यक्ति आय पूछी। तो 74,009 कब थी, 2020-21 की। 81,231 कब की थी, 21-22 की। ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांक में कुल कितनी वस्तुएं शामिल हैं। पहले थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताओ कितना है, तो 1999 2000। कब है, 1999 2000। कितनी वस्तुएं कुल, तो 54 वस्तुएं होगी। अगर 54 वस्तुओं का भी विभाजन करें तो 75 वस्तुएं किसकी होगी, तो प्राथमिक की होगी। वही बात करें 69 किसकी होगी, तो विनिर्मित की बात करेंगे। और वही बात करें 10 वस्तुएं किसकी, तो ईंधन व प्रकाश की बात होगी। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। तो कितनी वस्तुएं, 154 वस्तुएं, 135 नहीं, 139 भी नहीं, 154 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है तो कितनी, 71.25 लाख, 76.55 लाख या 80.02 लाख या 91.25 लाख। तो याद रखिएगा 2015-16 में कितनी है प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, तो 76.55 लाख। वही पूछ लिया जाए 2010-11 की तो याद रखिएगा कितना, 68.88 लाख होगा। तो ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिएगा। वैसे वृद्धि हुई है कितनी, 11.14% की क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, 4 दिसंबर 1935, 29 दिसंबर 1973, 4 दिसंबर 1957 या 12 अगस्त 1953 को। तो कब की गई, 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। और एक प्रश्न जो वर्तमान में बन सकता है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर धर्मपाल जारोली। कौन है, डॉक्टर धर्मपाल जारोली की बात कर रहे हैं। ये वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं, किसके, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से वर्तमान में कितने संभाग है, वैसे संभाग 7। अगर शिक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो 9 संभाग है। कितने, 9। तो 7 तो हमारे
जो हमारे राजस्थान के संभागों की ओरिजिनल संख्या है प्रशासनिक दृष्टि से वो तो है 7, वैसे कितने हैं शिक्षा की दृष्टि से, तो 9 संभाग होंगे। और ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर विशेष वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में आपसे जल्द मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं और ये क्लास भी आपको लगातार मिलती रहेगी। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।